देखिए, आज हम लोग क्लास 2 पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स और रूसी क्रांति। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे और उसके ऐतिहासिक चरण को भी हम लोग देखे थे। हम लोग देखे थे कि उसके ऐतिहासिक चरण में पहला क्या था, आदिम साम्यवादी युग, मतलब पहले कैसे लोग रहते थे। उसके बाद आया दासता का युग, मतलब लोगों को बंधक बनाया जाने लगा, सामंती व्यवस्था आया। उसके बाद कैपिटलिज्म आया, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था आया। पूंजीवादी के बाद बोला गया कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दास कैपिटल में कि पूंजीवादी लोग जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो किसान लोग एकजुट होंगे और एक विद्रोह करेंगे जिसमें बिना खून बहाए कोई एक मजदूर किसान राजा बनेगा और आएगा समाजवादी युग। और समाजवादी युग के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेगा और आ जाएगा साम्यवादी युग। साम्यवादी युग में क्या होता है कि मानव श्रम पर भी अधिकार हो जाता है, जैसा अभी चाइना में है। हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कार्ल मार्क्स के बारे में जो पढ़े थे उसके बाद रूसी क्रांति कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको देखेंगे हम लोग आज। तो हम लोग कार्ल मार्क्स ये देखिए, पहले ये रूस हो गया और इसमें हम लोग आज फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस रूस को देख रहे हैं, यही रूस हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद का स्थापना किया था। कार्ल मार्क्स जो है किस चीज़ का स्थापना किया, समाजवाद का स्थापना किया। और समाजवाद में इसने एक नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसका नारा क्या था, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। इसके बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, ये स्टेटमेंट दिया था। और एक और स्टेटमेंट दिया था धर्म से रिलेटेड कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। ये दो स्टेटमेंट इसका ज़्यादा पॉपुलर है। किसका, कार्ल मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद का समर्थन करते थे। अब अ, ये कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने तीन तरह की आज़ादी की बात की थी। कार्ल मार्क्स जो है वो कितने तरह की आज़ादी की बात की थी, कार्ल मार्क्स इसने तीन तरह की आज़ादी की बात की कि तीन तरह का आज़ादी होना चाहिए। एक होना चाहिए राजनीतिक आज़ादी। अब राजनीतिक आज़ादी का मतलब क्या है, तो कार्ल मार्क्स चाहता था कि राजतंत्र को हटा के कोई मजदूर राजा बने तो राजनीतिक आज़ादी हो जाए। पहले किस क्या था कि जब भी राजा बनेगा तो या तो उच्च वर्ग का है वही बनेगा, नहीं तो राजा तो मतलब वंशानुगत चलते आ रहा है। तो इसका कहना था कि कोई एक मजदूर राजा बने, राजनीतिक आज़ादी हो। और दूसरी आज़ादी इसने बोली थी आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी का क्या मतलब होगा, तो राजनीतिक आज़ादी के बाद जब मजदूर राजा बन जाएगा तो वह सभी को आर्थिक आज़ादी देगा। मतलब जब मजदूर राजा बनेगा तो वो मजदूरों को समझेगा और सभी की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और सभी को बराबर इक्वल कर दिया जाएगा। तो आर्थिक आज़ादी भी उसने बोला, कार्ल मार्क्स ने। और इसके बाद इसका एक तीसरा था सामाजिक आज़ादी। सामाजिक आज़ादी का मतलब क्या हुआ, तो इसका एक कॉन्सेप्ट था वर्ग विहीन समाज बनेगा, वर्ग विहीन समाज बनेगा। कहने का मतलब है कि जब आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी तो कोई अमीर कोई गरीब नहीं रहेगा, तो कोई क्लास भी नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ग विहीन समाज आ जाएगा। तो ये तीन तरह का आज़ादी कार्ल मार्क्स के द्वारा अपने बुक दास कैपिटल में लिखा गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाजवाद के समर्थन के लिए 1864 में 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई, 1864 में। ये क्या क्यों किया गया, तो समाजवाद के समर्थन के लिए। लोगों को बोला जा रहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, लेकिन कोई हो नहीं पा रहे थे। जैसे आप लोग देखें कार्ल मार्क्स का जो जीवन काल है, कार्ल मार्क्स का जीवन काल कब से कब तक रहा, तो ये 1818 में जन्म लिए और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। अ, और इसमें लोगों को बुलाया और इसमें ये दिया गया, नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। मतलब अधिकार और कर्तव्य, बोला गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना
अधिकार नहीं। ये बात इसमें बोला गया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम लोग को पता है कि 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु है वो होती है ब्रुसेल्स में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ होती है? ब्रुसेल्स में। और ये कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा। तो यहाँ इसकी क्या होती है? ब्रुसेल्स में मृत्यु हो जाती है 14 मार्च 1883 को। ये 1864 में जो आया था, ये इसमें उतना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं ले पाए। तो ये अपने पूरे जीवन काल में बोलता रहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। लेकिन उतना ज़्यादा लोग इसको वैल्यू नहीं दिए। लोगों का मानना था कि ये भी इतना ज़्यादा सोच लिया है कि ये भी कैसा ये है, दार्शनिक है, तो ये भी यूटोपियन होगा, मतलब इसकी बात भी सत्य नहीं हो पाएगी। यानी सभी विचारों को देखकर लोग मार्क्स को यूटोपियन समझने लगे थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं था। उसको हम लोग आगे देखेंगे। 1864 के बाद 1864 के बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि 1864 के बाद एक मजदूर किसान का दूसरा बैठक होता है। कब? 1871 में। 1871 में मजदूर लोग क्या करते हैं? पेरिस कॉम्यून, इसका नाम है पेरिस कॉम्यून। तो 1871 में इसकी मृत्यु से जस्ट पहले 7 साल बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बुलाया गया था मीटिंग, उसके बाद 1871 में मजदूर लोग जो हैं वो एक जगह आते हैं और एक झंडा लेके आते हैं, इस टाइप का झंडा। और झंडा जो होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का झंडा होता है? रेड कलर का। ये मजदूरों का मीटिंग था। कब? 1871 में पेरिस कॉम्यून में। और ये लाल झंडा मजदूर लेके आए। कौन लेके आए? मजदूर, पेरिस कॉम्यून में। इसके बाद क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ का दूसरा बैठक 1889 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ का दूसरा बैठक 1889 में होता है। और ये जो 1889 का जो बैठक है ये होता है पेरिस में। पेरिस में ये जो है बैठक, दूसरा बैठक, ये कहाँ हो रहा है? पेरिस में 1889 में। और ये बुलाया गया था 1 मई के दिन। और इसमें खूब इकट्ठा हुए लोग। जैसे 1883 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? कार्ल मार्क्स की। उसके बाद 1871 में एक पेरिस कम्यून होता है, वहाँ मजदूरों के लिए एक झंडा चिन्हित किया जाता है, लाल झंडा। यानी कि लाल झंडा जो लेके चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो मजदूरों का झंडा है। तो ये झंडा बस यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया गया था। और 1889 में लोगों को फिर से बुलाया गया और इस बार पेरिस में बुलाया गया। डेट क्या था? 1 मई। और इस दिन काफ़ी संख्या में लोग क्या हुए? एकत्रित हुए। इसीलिए 1 मई को उस दिन के बाद से मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। तो मजदूर दिवस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। ठीक है? तो 1889 में जो पेरिस में बैठक हुआ, वही अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो प्रथम हुआ था वहाँ, द्वितीय हुआ यहाँ। तो ये इसमें 20 देश शामिल हुए। ये 1889 वाले में 20 देश शामिल हुए और खूब भीड़ लगा। और 1 मई के दिन हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया? मजदूर दिवस बोला गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बना, इसका मुख्यालय, यानी ये जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संघ देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसकी जो ये क्या बोलते हैं, मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय। अब इसके बाद एक और बना, जैसे मजदूरों से रिलेटेड एक और है, उसको भी आप याद रखिएगा। 1905 में, 1905 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी बना। लेबर पार्टी, यानी 1905 में मजदूरों का एक और संगठन बना। कहाँ बना ये? तो ये इंग्लैंड में बना, ब्रिटेन में। लेबर पार्टी की स्थापना हुई। ये सब चल रहा था। कहाँ चल रहा था? तो ये सारा कुछ चल रहा था फ्रांस में, ये सॉरी, रूस में। अब रूस में हम लोग देखते हैं कि रूस में एक शासक
थे, जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार जो शब्द है TSAR, ये जार जो शब्द है ये वहाँ के राजा के लिए बोला जाता है, राजा या सम्राट। राजा या सम्राट के लिए वहाँ का वर्ड है जार। तो वहाँ के जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इस समय रसिया में ये रोमनोव वंश से आते थे। रोमनोव वंश। तो हम लोग जान पाए कि जार निकोलस द्वितीय जो थे वो रोमनोव वंश से थे, और इस समय रूस में किसका शासन चल रहा था? तो रोमनोव वंश का शासन चल रहा था। इनकी पत्नी का नाम जरीना था। इनकी इनकी पत्नी जो थी इनका नाम जरीना था। और जार निकोलस द्वितीय जो हैं वो अपने आप को छोटा भगवान समझते थे। क्या समझते थे? छोटा भगवान। और लोगों को बोलते थे कि हमको छोटा भगवान बोला करो हमेशा। ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। अब देखिए वहाँ की स्थिति कैसी है। वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय का शासन है, रूस में रोमनोव वंश का शासन है, लेकिन वहाँ का जो व्यवस्था है वो अच्छा नहीं है। इसका पहचान कैसे होता है? तो इसका पहचान यहीं से होता है कि 1904-5 में 1904-5 में 1904-5 के समय आप रूस को देख रहे हैं मैप पे, रसिया को देख रहे हैं मैप पे, और इसके बाद जापान को देखिए। तो रूस और जापान में एक युद्ध होता है। जापान रूस पे अटैक करता है किस समय? 1904-5 के करीब। और इसको रूस पे अटैक करने के बाद जापान जो है वो जीत जाता है उस युद्ध को। अब जैसे ही जापान उस युद्ध को जीतता है, जैसे अब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ क्षति पहुंचेगी। तो रूस का उसमें ज़्यादा क्षति पहुंचा, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये युद्ध रूस जीतता है। तो यहाँ पे देखिए जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना, ये जो हैं वहाँ के जो पादरी हैं, पादरी का नाम था रासपुतीन। रासपुटीन ये इनके प्रभाव में आ गई, और रासपुतीन जो पादरी है वो जो बोलता था वही ये करती थी। तो अराजकता फैलाने लगा रासपुतीन। मतलब इसको जो जिस तरह का टैक्स बढ़वाना होता था ये अपने तरीके से टैक्स को बढ़वाता था और अपना हिसाब किताब रखता था पूरे रूस में। राजा जार निकोलस द्वितीय था, लेकिन पूरा काम कर रहा था इनकी पत्नी जरीना और रासपुतीन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जापान जैसे ही इस देश ये युद्ध जीता, जिसके वजह से और अराजकता फैल गई, पूरे देश में और अराजकता फैल गई, और इससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और भूखमरी की समस्या आ गई। भूखमरी की समस्या आ गई, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो विरोध करना स्टार्ट किए। और इसी के आसपास, मतलब 1904-5 के आसपास 1895 में एक पार्टी बना था वहाँ, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, क्योंकि इसी समय सब लोग जो है मजदूर को एक करने में लगे हुए थे। कार्ल कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल बुक था वो पूरा पॉपुलर था, और लोग समाजवादी सोच के बढ़ते जा रहे थे। जो समाजवादी दार्शनिक लोग थे, जो गरीबों का मसीहा बन रहे थे, वो लोग अपना अलग अलग पार्टी बना रहे थे। तो एक पार्टी बना समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी। एक पार्टी बना जिसका नाम रखा गया समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी। और इसी समय 1900 में एक और बना समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। ये दोनों पार्टी को आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी था इसी का नाम था मेन सेविक। मेन सेविक यही नाम से पॉपुलर हुआ, मेन सेविक पार्टी। और ये क्रांतिकारी पार्टी जो था इसका नाम था वोल सेविक पार्टी। वोल सेविक पार्टी। अब दोनों के लीडर को देख लेते हैं। तो ये जो 1900 में बना, इसके जो लीडर थे इनका नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। और ये जो पार्टी थी
समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी, इसके जो हेड थे वो थे केरेंस्की। केरेंस्की इसके कौन हेड थे? तो केरेंस्की थे। अब यहाँ से आप लोग दो तरह का नाम सुन रहे हैं, एक सुन रहे हैं इवानोविच लेनिन का नाम और एक है केरेंस्की। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि ये कौन थे, और इन्हीं का पूरा जो यहाँ रूस का हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यही दो लोगों को अच्छे से पढ़ा जाएगा इसमें। अब लेनिन जो थे, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ये रूस के थे और कार्ल मार्क्स से पूरी तरह प्रभावित थे। इवानोविच लेनिन जो है वो कार्ल मार्क्स से पूरी तरह प्रभावित थे। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा। आगे जब देखेंगे हम लोग लेनिन के बारे में, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ये जो लेनिन साहब हैं, इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 को। कहाँ हुआ था? रूस में। और इनकी मृत्यु भी यहीं पे हम लिख देते हैं। इनकी मृत्यु जो है 21 जनवरी 1924 को हो गई थी। तो इनके जन्म के बाद ये जो हैं समाजवादी लोगों से जुड़े, और ये दास कैपिटल के बुक को ऐसे पढ़ते थे जैसे लगता है कि कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता थे। इन्हें का ये बना हुआ था 1917 में। बाद में इनका जो पूरा कहानी है, उस कहानी को वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 1917 में कैसे ये फिर वहाँ से आए, सोवियत संघ की स्थापना में इनका क्या क्या योगदान रहा, मार्क्सवाद को अपनाते हुए इन्होंने लेनिनवाद कैसे लाया। तो जो मार्क्स को मानते थे और जो लेनिन को मानते थे, वो और जो दोनों को मानते थे, उसका नाम रखा गया माले। 1917 से 24 तक रूस के सर्वोच्च नेता रहे, और इनके बाद स्टालिन आए थे। इनका जो विचार था वो था श्रमिकों की सत्ता या समानता में उनका गहरा विश्वास था। यानी जो भी राजा बने वो श्रमिक लोग के तरफ से ही बने, पूंजीवाद के खिलाफ थे और सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। तो जब इनका कहानी हम लोग यहाँ से सुनते हैं कि ये लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, तो ये यहाँ से क्या किए कि जब देखे कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गया, तो ये लोगों को मोटिवेट करते थे कि अब राजा का कहानी खत्म करना है, राजा को हटाना है पद से, और यहाँ पे समाजवादी लाना है, और कोई गरीब परिवार का आदमी जाएगा और वहाँ पे राजा बनेगा। इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते थे ये। और यही मोटिवेशन के साथ ये बहुत सारे लोगों को, लगभग 1000-2000 की संख्या में लोगों को लेके राजा के महल की तरफ चले, और नारा लगा रहे थे, भगवान भगवान रोटी दो। अब समझिए कि खाने के भी लाले पड़े हैं। तो ये लोग भगवान रोटी दो का नारा लगाते हुए कहाँ पहुँचे? तो जहाँ राजा का मकान था वहाँ पहुँचे। लेकिन जैसे ही ये लोग भगवान रोटी दो का नारा लगाते हुए आगे बढ़े, निकोलस द्वितीय के निर्देश पे सेनाओं ने उन पर गोलियां चला दी और लगभग हजारों की संख्या में मारे गए। ये जो घटना है ये 9 जनवरी का है। ये 9 जनवरी 1905, जब जापान से हारा, स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, आर्थिक स्थिति खराब थी। तो लोग जो हैं, लेनिन उनको मोटिवेट करके राजा के पास लेके गया, नारा लगाते हुए भगवान रोटी दो, भगवान रोटी दो। क्योंकि दैवीय सिद्धांत, राजा का दैवीय सिद्धांत था। जार निकोलस द्वितीय अपने आप को क्या बोलता था? छोटा भगवान। तो छोटा भगवान रोटी दो, छोटा भगवान रोटी दो, नारा लगाते हुए लोग वहाँ पे पहुँचे। बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो इनको क्या किया गया? इन पे गोली चलवा दी गई। और 9 जनवरी 1905 की ये जो घटना है, इसी घटना को हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं, क्योंकि इस दिन संडे था और हजारों की संख्या में लोग मरे। इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार बोला जाता है। खूनी रविवार, ये जो घटना है ये खूनी रविवार के नाम से जाना गया। अब ये सारी स्थितियां चल रही थी, खूनी रविवार इसको बोला गया। तो यहाँ से क्या बात हुआ कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे बहुत खराब पड़ा। खूनी रविवार का जो कहानी है वो पूरे विश्व में चला। बहुत से दूसरे देश के लोग रूस में जार निकोलस द्वितीय का बुराई करना स्टार्ट कर दिए। तो इसने बोला कि ठीक है, हम करेंगे, हम एक संस्था स्टार्ट करेंगे, मतलब राजा हम रहेंगे और हमारे साथ एक संस्था काम करेगी, संस्था जो बोलेगी हम उसका काम करेंगे। तो इसने एक संसद भवन तो नहीं, एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा ड्यूमा, जो आगे चल के रूस का संसद का नाम हो जाता है। तो इसने एक ड्यूमा का गठन किया।
अब जो ड्यूमा बना, ये सारा काम रास्पुतिन करता था, उनका पादरी सहयोगी कह सकते हैं उसको। तो ड्यूमा का गठन किया गया। अब ये जो ड्यूमा है, ये बार बार, अब इस ड्यूमा में कुछ सदस्यों को रखा जाता था, तो इसमें उन्हीं सदस्यों को रखा जाता था जो इन्फ्लुएंस्ड होते थे राजा की तरफ से, कि अब राजा अपना 4-5 आदमी इस ड्यूमा में रखता था। अब राजा जो बोल रहा है वही ये लोग भी करेंगे, तो ये जो संस्था है वो भी राजा का ही था, तो इससे कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। और यहाँ से क्या किया गया कि इवानोविच व्लादिमीर लेनिन जो है, इसको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया और इसको भेज दिया गया स्विट्जरलैंड। बोला गया कि आप यहाँ नहीं रहिएगा, स्विट्जरलैंड। यानी व्लादिमीर इवानोविच लेनिन को रूस से निर्वासित करके कहाँ भेज दिया जाता है? स्विट्जरलैंड। अब आप यहाँ से कहानी समझिए कि रूस में अभी जार निकोलस द्वितीय है और समाजवादी क्रांति पार्टी के जो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता हैं, मुख्य नेता ये इवानोविच लेनिन, इनको स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। अब यहाँ पे हेड काम कौन करेंगे? तो हेड काम करेंगे केरेंस्की। तो केरेंस्की का रोल यहाँ से ज़्यादा फायदेमंद होगा, केरेंस्की ज़्यादा फायदा में आएगा। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी। इस समय हो क्या रहा था कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कर दिया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। जर्मनी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर एक गुट बनाया। जर्मनी का इस समय एकीकरण हो गया, तो जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया और इटली के साथ एक गुट बनाया, जिसको बोला गया त्रिगुट। मतलब कोई भी अगर इन देशों पे अटैक करेगा, किसी एक देश पे अटैक करेगा, तो ये तीनों मिलके उसका सामना करेंगे। ये त्रिगुट में हुआ। अब जब त्रिगुट बनने लगा यूरोप में, तो इसी समय इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों ने भी अपना एक गुट बनाया। इन तीनों का भी क्या बना? गुट बना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जर्मनी, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जर्मनी है। और दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी हो गया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑस्ट्रिया आपको ये दिख गया। ऑस्ट्रिया और इटली, ये इटली है। तो ये तीनों जो है एक साथ मिलके एक गुट बनाया। अब ऑस्ट्रिया के आगे देखिए बाबू, यहाँ पे सर्बिया है। सर्बिया के जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इस वाली जगह पे, तो इस वाले जगह पे एक बोस्निया है। क्या है? बोस्निया, बोस्निया है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एक गुट बना लिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एक गुट बना लिया। एक सेकेंड, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। प्रथम विश्व युद्ध और रूस के बारे में पढ़ रहे थे। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एक गुट बनाया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एक गुट बनाया। अब ये लोग आगे चल के 1914 का बात है कि 28 जून 1914 का बात है। बात कब की चल रही है? तो 28 जून 1914। इससे पहले क्या हो गया था कि ये सब क्या कहलाने लगे? सेंट्रल पावर कहलाने लगे, धुरी राष्ट्र। ये लोग क्या कहलाने लगे? धुरी राष्ट्र। और ये लोग जो है अलायंस पावर कहलाने लगे, मित्र राष्ट्र कहलाने लगे, मित्र राष्ट्र। ये जो बनाया गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये सब अपने अपने पार्टनर खोज लिए थे कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम इसका अपने पूरे गुट के साथ इसका विरोध करेंगे। तो 28 जून 1914 को क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड। अब ये जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये बोस्निया गए हुए थे। ये कहाँ गए हुए थे? बोस्निया। अब बोस्निया की राजधानी, बोस्निया, बोस्निया की राजधानी है सेरेजेवो।
अब देखिए ऑस्ट्रिया ये है, ऑस्ट्रिया जो है बोस्निया पे अधिकार किए हुए था। तो ऑस्ट्रिया बोस्निया पे अधिकार किए हुए है और ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड बोस्निया के राजधानी सेरेजेवो घूमने गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। क्या होता है कि उन पे 28 जून 1914 को अटैक कर दिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है पत्नी के सहित। ठीक है। अब जब इनकी हत्या होती है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि ऑस्ट्रिया बोस्निया पे अधिकार किया जिससे सर्बिया नाराज था। सर्बिया चाहता था कि बोस्निया पे ऑस्ट्रिया का अधिकार न हो। अब यहाँ पे बोस्निया में इनकी हत्या कर दी गई तो ऑस्ट्रिया को लगा कि सर्बिया ये अटैक करवाया है। उसके बाद ऑस्ट्रिया जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि सर्बिया अपनी गलती स्वीकारे और जो भी काम किया है वो, जिन्होंने भी ये काम किया है उनको हमारे पास भेजे और जो भी दंड है उसको भरे। ऑस्ट्रिया एक स्टेटमेंट निकाला कि जो भी सर्बिया के लोग ये काम किए हैं, हत्या में शामिल हुए हैं, उन सभी को सर्बिया मेरे पास भेजे और जो भी दंड होगा वो भी उसको भरे। हम उसको 1 माह का टेन्योर देते हैं। अगर 1 माह में ये काम नहीं किया जाएगा तो हम 1 माह के बाद सर्बिया पे अटैक कर देंगे। अब सर्बिया टेंशन में है कि हम क्या करें। इसी समय रूस में भी किसका शासन है? जार निकोलस का। अब सर्बिया को रूस बोल दिया कि तुम कोई स्टेटमेंट का आंसर मत दो, जो होगा अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होता है तो हम तुम्हारा सहायता करेंगे। अब सर्बिया इसी बात से खुश हो गया और इसने स्टेटमेंट जारी नहीं किया। इसी के बाद ठीक 1 मंथ बाद, कब? 28 जुलाई 1914 जब स्टेटमेंट जारी किया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो ऑस्ट्रिया जो है वो सर्बिया पे हमला कर देता है और उधर सर्बिया रूस से मदद मांगने गया, लेकिन रूस यहाँ पे क्या कर देता है? नेग्लेक्ट कर देता है। रूस मदद नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास सैनिक भी नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी वहाँ चरम सीमा पे है। तो रूस साथ नहीं देता है लास्ट समय में, और जब साथ नहीं देता है तो ऑस्ट्रिया जो है वो सर्बिया पे अधिकार कर लेता है। अब पूरे सर्बिया पे अधिकार हो गया किसका? ऑस्ट्रिया का। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, इधर फ्रांस ऑस्ट्रिया को धमकी दे रहा है। अब फ्रांस बीच में कूद पड़ा। फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया को बोला कि सर्बिया को क्या करो? खाली करो। अब जैसे ही सर्बिया को धमकी दे रहा है कि फ्रांस ऑस्ट्रिया को धमकी देने लगा कि तुम सर्बिया को स्वतंत्र करो। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि ऑस्ट्रिया पर जब बात आई तो जर्मनी बोला कि तुम काहे के लिए बोला, और जर्मनी सीधे फ्रांस पे अटैक कर देता है बिना कुछ बोले। अब इसमें क्या क्या हो गया? फ्रांस पे अटैक कर दिया कौन? जर्मनी। जर्मनी सीधे कूद गया इस लड़ाई में। अब जर्मनी फ्रांस पे हमला कर देता है। अब फ्रांस अपने बचाव के लिए अपने गुट के पास जाता है, इंग्लैंड के पास जाता है, रूस के पास जाता है मदद मांगने। अब यहाँ से रूस जो है फ्रांस की मदद करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ से समझिए आप कहानी कि जर्मनी जो है किस पे अटैक किया? फ्रांस पे अटैक किया। फ्रांस किसके पास जाएगा? तो अपने गुट के पास जाएगा। तो फ्रांस जाता है रूस के पास और किसके पास जाता है? इंग्लैंड के पास जाता है। तो रूस मदद करने फिर आ जाता है किसका? फ्रांस का। अब जैसे ही फ्रांस का मदद करने रूस आया, जर्मनी फ्रांस को छोड़ के रूस की तरफ अटैक कर दिया। अब जो लड़ाई है वो जर्मनी किसके साथ लड़ना स्टार्ट किया कि पहले हम रूस को हटाएंगे, क्योंकि रूस कमजोर देश था तो सोचा कि पहले रूस को निपटा लिया जाए, उसके बाद फ्रांस को हम निपटाएंगे। बीच में काहे के लिए ये आ गया? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर रूस पर आक्रमण कर देता है और 1917 आते आते रूस के लाखों सैनिक मर जाते हैं। 1917 आते आते रूस के करीब लाखों सैनिक मर गए, मर जाते हैं। 1900 अब बताइए 1914 से लेके 1917 तक सीधा लड़ाई चल रहा है, 3 साल चला। तो रूस की स्थिति और खराब हो गई, वहाँ के सैनिक मारे गए, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है थी ही, और ज़्यादा होने लगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि जार निकोलस ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था? पेट्रोग्राद। जहाँ ये रहता था अपने महल में, उसका नाम क्या कर दिया? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद, यहीं पे ये रहता था। अब रूस की जनता जो है, रूस की जनता के साथ साथ सैनिक भी, अब बताइए कि रूस की जनता जनता किसके साथ रहेगी? तो लोकतांत्रिक समाजवादी जो था, यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे 2 पार्टी बना था, 2 पार्टी बना था ना, तो समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी जिसके करेंसी नेतृत्व कर रहे थे। तो करेंसी
के साथ कौन मिलेंगे? जनता लोग मिल जाएंगे, क्योंकि अभी लेनिन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में निर्वासित कर दिया गया है। अब करेंस्की, जनता और वहाँ के सैनिक भी तंग आ गए थे इतनी दुर्दशा होने के बाद। ये तीनों मिल गए और क्या होने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़ के अंत करो, ये नारा स्टार्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़कर अंत करो, ये नारा लगाते गए और ये नारा लगाते गए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस समय निभा रही थी रूस की महिलाएं, रूस की महिला लोग। अब रूस की महिला लोग कहने लगी, एक्शन में आ गई और सारे फैक्ट्री में ताला लगा दिया। ये घटना हो रही थी 8 मार्च के दिन। ये घटना कब हो रही थी? 8 मार्च के दिन। इसीलिए हर एक साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। करेंस्की, जनता, सैनिक और इनके साथ वहाँ की महिलाएं पूरा फुल फॉर्म में आ गई और पूरा विरोध होने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार के पकड़ के अंत करो। और यहाँ से 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। बाद में अंततः 1917 में रूस से रोमनोव वंश क्या हो गया? खत्म। रोमनोव वंश खत्म हो गया और रूस की गद्दी पे कौन बैठा? रूस पे बैठा करेंस्की। करेंस्की इंग्लैंड देश से मदद लेकर जर्मनी पर आक्रमण करना शुरू किया। और यहाँ से क्या किया कि करेंस्की जब हेड बना तो ये जो है किससे मदद लेने लगा? क्योंकि अभी भी अटैक हो रहे थे, रूस पे अभी भी अटैक हो रहे थे। और ये अटैक के क्रम में ही लोगों ने जार निकोलस द्वितीय को उसके पद से हटा दिया और रोमनोव वंश को खत्म करके करेंस्की को वहाँ का क्या बना दिया? हेड बना दिया। अब जैसे ही करेंस्की हेड बनता है, ये इंग्लैंड से क्या मांगता है? मदद। और इंग्लैंड से मदद मांगने के बाद ये जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। अब जर्मनी के ढेरों सैनिक मारे जाने लगे, उल्टा होने लगा मामला। तो यहाँ से जर्मनी जो है एक खेल खेलता है। यहाँ से जर्मनी स्विट्जरलैंड में जो निर्वासित थे लेनिन, अब देख रहा है जर्मनी कि हमारे सैनिक मरते जा रहे हैं, तो इसने लेनिन को बोला कि हम तुमको रूस पहुंचा देंगे, तुम मेरे तरफ से रहो रूस में, जो युद्ध हो रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उसको खत्म करो। तो लेनिन भी बोला कि हम भी युद्ध नहीं चाह रहे हैं, हम भी रूस के लिए अपना काम करना चाह रहे हैं। जो हम रूस में जाएंगे तो आप ये जो युद्ध चल रहा है रूस के साथ, हम इस पे संधि चाहेंगे और लड़ाई खत्म करना चाहेंगे रूस के लिए। अब ऐसे करके जर्मनी जो है लेनिन को कहाँ पहुंचा देता है? रूस पहुंचा देता है। अब देखिए, लेनिन के समर्थक अभी भी रूस में हैं। करेंस्की गद्दी पे बैठा, लेकिन गद्दी पे बैठते ही वो भी आक्रमण स्टार्ट कर दिया और सब लोग युद्ध से ही परेशान थे। तो जैसे करेंस्की के साथ जनता मिला, सैनिक मिले, तो ये सारे लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? युद्ध से। लेकिन करेंस्की गद्दी पे आया तो फिर से ये जर्मनी पे ही अटैक कर रहा है, यानी कि ये भी युद्ध ही चाह रहा है। तो जनता और सैनिक इससे भी नाखुश है। जैसे ही लेनिन यहाँ आता है तो यहाँ के मजदूर लोग इसको फिर से चाहने लगते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रूस में क्या क्या काम किया है ये। उसी समय खूनी रविवार हुआ था जब इसको भगाया गया था यहाँ से। तो लेनिन जैसे ही रूस पहुंचा, सब मजदूर लोग को एकजुट किया, सब मजदूरों को एकजुट किया और बोला कि सब हम लोग रेलवे स्टेशन पे धावा बोलेंगे, बैंक पे धावा बोलेंगे और करेंस्की जहाँ रह रहा है वहाँ भी अटैक करेंगे हम लोग। अब इतना करने के बाद सब लोग रूस लेनिन के साथ एक साथ आ गए और लेनिन 2-3 मुद्दा पे बात कर रहा था। इसने एक थीसिस दिया था जिसका नाम था अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस में इन्हें बोला कि सभी मजदूरों को भूमि, रोटी और सैनिकों को शांति देने की बात कही। सभी मजदूर को रोटी देंगे, जमीन देंगे खेती के लिए और सैनिकों को शांति देंगे। सैनिकों को क्या देंगे? हम शांति, माने युद्ध। हम जैसे ही गद्दी पे आएंगे वैसे ही इस युद्ध को क्या कर देंगे? रोक देंगे। और यही यहाँ की जनता चाह रहे थे। तो सब लोग अब किसके साथ आ गए? लेनिन के साथ आ गए। और ये लोग अपना जितना भी औजार था ये लोग लेके आए कि करेंस्की को आज खत्म ही कर देना है। लेनिन सभी मजदूरों को लेकर करेंस्की पर हमला करने गया, लेकिन वहां देखता क्या है कि करेंस्की अपने परिवार के साथ वहां से इंग्लैंड भाग गया। अब जैसे ही वहां का सीट खाली हुआ, सभी मजदूरों ने लेनिन को रूस की राजगद्दी पर बैठा दिया। और जैसे ही लेनिन रूस की गद्दी पर बैठा, यहां से बात साबित हो गया कि कार्ल मार्क्स का कहना सही था कि
ये लोग तो गए थे कि केरेंस्की पे हमला करेंगे, केरेंस्की को मार के हम लोग गद्दी पे बैठेंगे, लेकिन केरेंस्की वहां से भाग गया। तो वहां पे देखा गया कि बिना एक बूंद खून बहाए लेनिन, जो कि एक मजदूर था, मजदूरों के लिए लड़ रहा था, वो रूस की गद्दी पे जाके बैठ गया। और जैसे ही ये रूस की गद्दी पे जाके बैठा, इसका सबसे पहला काम क्या था कि हम लोग युद्ध से दूर भागेंगे। तो इसने 3 मार्च 1918 को 3 मार्च 1918 को वेस्ट लिवोस्ट की संधि, वेस्ट लिवोस्ट की संधि, वेस्ट लिवोस्ट की संधि के तहत रूस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या हो गया, बाहर हो गया। और रूस अपना युद्ध विराम घोषित कर दिया। जर्मनी भी युद्ध यहाँ से हट गई, क्योंकि ये डील हुआ था बेस्ट लिवोस्ट की संधि में। तो आप लोग जानिएगा कि बेस्ट लिवोस्ट की संधि कब हुआ था, तो 3 मार्च 1918 को। और सबसे पहला बात क्या बोला था लेनिन, कि हम युद्ध खत्म करेंगे, युद्ध नहीं होने देंगे। तो सारे यहाँ के जो पुलिस लोग थे, यहाँ के जो सैनिक लोग थे, वो खुश हो गए। और इसका दूसरा बात था कि हम लोग क्या देंगे, सभी मजदूरों को रोटी देंगे, भूमि देंगे, मजदूरी देंगे, जो भी काम होगा सब देंगे। अब यहाँ से हम लोग रूस की गद्दी पर जैसे ही ये लेनिन बैठता है, तो यहाँ पे ये समाजवाद लाना स्टार्ट करता है। मतलब हम लोग पढ़े थे कि लेनिन जो है वो दास कैपिटल बुक को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई पवित्र ग्रंथ हो, तो वो उसका अक्षरशः पालन करेगा और रूस में समाजवाद लाएगा। यानी रूस के सारे सिस्टम को सरकारी कर देगा, कोई भी अपना पर्सनल संपत्ति नहीं रख सकता है। तो ये पूरा समाजवाद लाएगा रूस में। और रूस में समाजवाद लाने से क्या क्या असर होगा, लेनिन का क्या क्या कार्य है रूस में, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को पूरा। ठीक है।